जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 3 डीप वाटर को, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। और मैं हूं आपके साथ गरिमा बत्रा फ्रॉम छिंदवाड़ा। ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर, ये विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक अंश है। इसमें वो बचपन से किस तरह पानी से डरते थे और उन्होंने कैसे उस पर काबू पाया, यही वर्णन है। मेन एलिमेंट इस लेसन का है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की किसी कहानी को खुद लिखता है। आइए हम देखते हैं इस लेसन को। तो लेखक इस लेसन को शुरू करते हुए कहते हैं, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the same opportunity. तो लेखक को ये अच्छे से याद नहीं है, पर वो बताते हैं कि जब वो शायद 10 या 11 वर्ष के थे तो उन्होंने तैरना सीखने का निर्णय लिया और याकिमा नाम की जगह पर एक YMCA नाम का क्लब था जहां पर तैरना सिखाया जाता था। YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके आगे लेखक कहते हैं, द याकिमा रिवर वॉज treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. लेखक बताते हैं कि याकिमा नदी जो थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उनकी माँ उसमें डूबे हुए लोगों के बारे में उनको हमेशा बताती थी और उन्हें सावधान करती रहती थी। ट्रेचरस का अर्थ होता है डेंजरस ऑल्दो सीम्स सेफ। अब इस पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो सुरक्षित था। वो उसके दो किनारे थे। जो पहला किनारा था वो 2 या 3 फीट गहरा था, मतलब उसकी गहराई कम थी, जबकि जो दूसरा किनारा था उसकी गहराई 9 फीट थी और ये गहराई धीरे धीरे बढ़ी थी। लेखक ने एक पेयर वाटर विंग्स लिए थे। वाटर विंग्स वो होते हैं जिनमें हवा भरी होती है और जो तैरने में सहायता करते हैं। लेखक को कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में जाने से नफरत थी, लेकिन उन्होंने अपने गर्व को, अपने ईगो को कम किया और वो कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में तैरने चले गए। फिर लेखक कहते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. लेखक को पानी से एक तरह से नफरत थी। एवर्जन का अर्थ होता है डर या नफरत। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. तो लेखक कहते हैं ये तब शुरू हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे और उनके पिता उन्हें अपने साथ कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे ले गए और वो अपने पिता के साथ खड़े थे। वो अपने पिता से चिपके हुए थे। इसके आगे लेखक कहते हैं कि हालांकि मैं अपने पिताजी से चिपक के खड़ा हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर से बहने लगी। मैं पानी के नीचे लगभग दब सा गया था। मेरी सांस चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे देखकर मेरे पिताजी हंस रहे थे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया था, क्योंकि मैंने लहरों की अपने से ज्यादा शक्तिशाली ताकत को देखा। अब लेखक जब YMCA के स्विमिंग पूल में गए तो वही दुखद यादें फिर से ताजा हो गईं और उनके बचपन का डर फिर से उभर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना आत्मविश्वास प्राप्त किया और फिर वो अपने नए वाटर विंग्स की सहायता से पानी में पैडलिंग करने लगे। वो दूसरे लड़कों को देखकर भी तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार उन्होंने ऐसा किया, मतलब वो पानी में गए और उन्होंने अब पानी में थोड़ा सा आराम महसूस करना शुरू किया ही था, तभी एक दुर्घटना हुई। वो उस समय की बात है जब एक बार स्विमिंग पूल पर कोई भी नहीं था और लेखक वहां पर गए। इसके आगे लेखक कहते हैं कि उस जगह पर शांति थी, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। पानी भी स्थिर था और उसका टाइल वाला तल बाथ टब की तरह सफेद और साफ था। हमें यहाँ पे दिख रहा है पानी बिल्कुल इतना साफ है कि जो पानी का तल है वो ऊपर से दिखाई दे रहा है।
अब क्योंकि उन्हें अकेले पानी में जाने से डर लगता था, इसलिए वो स्विमिंग पूल की बगल में बैठ गए और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. अभी मुझे वहां बैठे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक धौंस जमाने वाला गुंडे जैसा लड़का अंदर आया। उसकी आयु लगभग 18 वर्ष की रही होगी। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसकी वह शारीरिक रूप से सुंदर दिख रहा था। उसकी टांगों और बाहों के ऊपर उभरी हुई मांसपेशियां थीं। He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be ducked?" वो जोर से बोला, "अरे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा?" ऐसा कहते ही उस लड़के ने लेखक को उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया, वो भी गहरी तरफ। अब लेखक बैठी हुई स्थिति में ही पानी में नीचे की तरफ जाने लगे। उन्होंने पानी निगल लिया और तेजी से तल की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। फ्राइट यानी होता है डर, फ्राइटन यानी डरा हुआ। इसके आगे लेखक कहते हैं कि जब वो पानी में नीचे की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जब उनके पैर तल पर टकराएंगे, तो वो उसको जोर से झटका मारकर वापस ऊपर की तरफ कूदने की कोशिश करेंगे और जब वो सरफेस पर पानी की सतह पर आ जाएंगे, तो वहां पर वो उस पर चित लेटेंगे और पेडलिंग करते हुए किनारे की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद जब वो नीचे की तरफ जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो रास्ता बहुत लंबा है ऊपर से नीचे तक का। वो 9 फीट की गहराई उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो 90 फीट की गहराई है और इसके पहले कि वो बॉटम तक पहुंच पाते, पानी के तल तक पहुंच पाते, उनके फेफड़े जैसे फटने के लिए तैयार थे और जब उनके पैर तल से टकराए तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और वही किया जो उन्होंने सोचा था कि वो तेजी से एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश कर रहे थे। I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने कल्पना की थी कि मैं एक कॉर्क की तरह उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। Instead, I came up slowly. लेकिन उसकी अपेक्षा मैं बहुत धीरे-धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow thing to it. मैंने अपनी आंखों को खोला और मुझे पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पानी जिसका रंग पीला और गंदा था। I grew panicky. मैं बहुत घबरा गया था। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. मैंने अपने हाथों को ऊपर की तरफ बढ़ाया जैसे कि कोई रस्सी पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही पकड़ में आया। I was suffocating. मेरा दम घुट रहा था। I tried to yell, but no sound came out. मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई भी आवाज नहीं निकली। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. और इसके बाद मेरी नाक और आंख पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। इसके बाद पानी की सतह पर लेखक ने बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश की। उन्होंने पानी भी निगल लिया इसी प्रयास में और उनका गला रुंध गया। उन्होंने अपने पैरों को पानी के ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बेजान वजन की तरह लटके रह गए और उनमें लकवा सा मार गया और उनके हाथ पांव कड़े हो गए। मतलब उनके हाथ पैरों पर उनका कोई जोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी ताकत उन्हें पानी में नीचे की तरफ खींच रही हो। वो जोर से चिल्लाए, लेकिन सिर्फ पानी में ही उनकी आवाज रह गई और इसके बाद वापस नीचे की तरफ उनकी यात्रा शुरू हो गई। मैं जैसे पानी में नीचे की तरफ जा रहा था, तो अपने हाथ पांव को मार रहा था और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके ऐसे हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा था जैसे कि किसी बुरे सपने में किसी अजेय शक्ति से लड़ रहा हूं। मेरी सांसें जा रही थीं।
मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था, मेरा सिर धक धक कर रहा था और मेरी चेतना लुप्त हो रही थी। लेकिन अभी भी मुझे अपनी वो योजना याद आ रही थी कि मैं उस तालाब के तल से उछाल मारूंगा और एक कॉर्क की तरह ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। इसके बाद सतह पर चित लेटूंगा और अपने हाथों से पानी को मारता रहूंगा और अपने पैरों से उसे धक्का दूंगा। इसके बाद मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इसके बाद मैं पानी में नीचे नीचे जैसे अंतहीन नीचाई तक जाता गया। मैंने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन पानी में सिर्फ एक पीली सी चमक दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना डार्क पानी था कि जिसमें से कोई भी कहीं कुछ भी देख नहीं सकता था। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और फिर अचानक भय का कोहरा मेरे ऊपर छा गया। ऐसा डर जिसमें कुछ समझ नहीं आ सकता, ऐसा डर जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता और ऐसा डर जिसे उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई समझ नहीं सकता जिसने इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. मैं पानी के नीचे सुन्न पड़ा था, अकड़ा हुआ और भय से निश्चल हो गया था। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। Even the screams in my throat were frozen. यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर मेरी चीखें भी जम गई थीं। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरा दिल और मेरे सिर के अंदर हो रही धक धक बता रही थी कि मैं अभी जीवित था। और तब उस डर के बीच में मुझे अपना एक कारण, एक तर्क याद आया। मुझे ये याद रखना था कि जैसे ही मेरे पैर पानी के तल को छुएं, मुझे वापस कूदकर ऊपर आना है। आखिरकार मेरे पाँव के नीचे मुझे जमीन का तल और टाइल्स महसूस हुए। मेरे पाँव ऐसे आगे बढ़े जैसे कि मैं तल को छू लेना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ कूदा, परंतु इस तरह से कूदने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। मैंने रस्सी को, सीढ़ियों को, वाटर विंग्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था, जैसे कि एक पीले पानी के बहुत बड़ी मात्रा ने मुझे अपने अंदर निगल लिया हो। तेज भयानक डर मेरे अंदर और गहरा गहरा जाता जा रहा था, जैसे कि कोई बिजली का झटका लगा हो और मैं निस्तेज हो गया हूँ। मैं कांप रहा था और डर के कारण घबरा रहा था। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. मेरी बाहें भी नहीं हिल रही थी और मेरे पैर भी हिल नहीं रहे थे। I tried to call for help, to call for mother. मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. And then, strangely there was light. और फिर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर प्रकाश दिखाई देने लगा। I was coming out of the awful yellow water. मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। At least my eyes were. कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। My nose was almost out too. मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। Then I started down a third time. फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मैंने हवा को अपने अंदर खींचना चाहा, लेकिन मेरे अंदर पानी चला गया। पीला प्रकाश बुझने लगा। मेरे सभी प्रयास रुक गए। मैं आराम की स्थिति में आ गया। मेरे पैर ढीले हो गए थे। मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन छाने लगा था। इससे मेरा पूरा डर चला गया और पूरा आतंक जाता रहा। अब कोई घबराहट नहीं थी। सब कुछ खामोश और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब डरने को कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। नींद आने लगी है। अब मैं सो जाऊंगा। मुझे कूदने की, उछलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत थक गया हूँ उछलते उछलते। अब उछल नहीं सकता।
ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत प्यार से मुझे गोद में उठा रहा है, जैसे कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। कोमल बाहें मेरे चारों तरफ हैं, इतनी कोमल जैसे कि माँ की बाहें हों। अब मैं सो जाऊंगा। इसके बाद लेखक कहते हैं, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मतलब मैं सब कुछ भूल गया और उसके आगे मुझे कुछ क्या हुआ याद नहीं, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, इसकी अगली बात जो मुझे याद है कि मैं पूल के बाजू में उल्टा लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था, और जिस लड़के ने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसे मूर्ख बना रहा था। तभी किसी ने कहा, बच्चा लगभग मर ही गया था। खैर, फिर भी अब सब ठीक है, चलो हम इसे लॉकर रूम में ले चलें। Several hours later I walked home, और इसके कई घंटों बाद मैं चलकर घर गया। मैं कमजोर हो गया था और कांप रहा था। मैं जब बिस्तर पर लेटा तो चिल्लाने लगा। उस रात मैं कुछ भी नहीं खा सका। फिर कई दिनों तक बार बार एक डराने वाला, सताने वाला भय मेरे हृदय में छाया रहा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता था। थोड़ा सा भी मैं जोर लगाता तो मैं परेशान हो जाता था। मेरे घुटने डांवाडोल होने लगते थे और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। और इसके बाद मैं कभी भी पूल में वापस नहीं गया। मैं पानी से डरने लगा था और इसे जितना अधिक से अधिक हो उतना अवॉइड करने की कोशिश करता था। कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड के झरनों के बारे में पता चला तो मैं वहां जाना चाहता था, और जब कभी भी मैं वहां गया, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में हाथ पैर मार रहा होता या गोट की चट्टानों की गर्म झील में नहा रहा होता, वो डर जो कि मुझे स्विमिंग पूल में लगता था वो लगभग वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, ये पूरे तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता था, और मेरी टांगें लगभग सुन्न हो जाती थी। बर्फ जैसा ठंडा डर मेरे दिल को अपने कब्जे में ले लेता था, और ये डर कई सालों तक मेरे साथ बना रहा। जब हम मेयन झील में नौकाओं पर बैठे हुए साल्मन मछलियों का शिकार कर रहे होते, या न्यू हैम्पशायर में बास मछलियां पकड़ रहे होते, ऑरेगन राज्य में डेस्चुसेट्स या मेटालियस नदियों में ट्राउट मछलियां पकड़ रहे होते, या कोलंबिया में सॉल्मन पकड़ रहे होते, या झरनों वाली बम्पिंग लेक में होते, मैं जहां कहीं भी जाता पानी का हमेशा सताने वाला डर मेरे पीछे लगा रहता था। यह मछलियां पकड़ने की मेरी यात्राओं की खुशी को बर्बाद कर देता था। नौकायन करने और तैरने की खुशी से मुझे वंचित कर देता। डिप्राइव्ड यानी वंचित कर देना। इस डर पर काबू पाने के लिए मैंने हर तरीके का प्रयोग किया जो भी कुछ मैं जानता था, लेकिन ये डर मेरे ऊपर अपनी पकड़ बनाए रहता। अंत में 1 अक्टूबर के दिन मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करके तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं झील पर जाता था और सप्ताह में 5 बार अभ्यास करता था, हर रोज लगभग 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो प्रशिक्षक था वो मेरे आसपास एक बेल्ट लगा देता था। एक अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और इसके बाद पेटी के ऊपर बंधी हुई एक रस्सी एक पुल्ली से होकर गुजरती थी, घिर्री से, जो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. और उस रस्सी के छोर को पकड़कर वो रखता था और हम एक झील में आगे पीछे कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई हफ्तों तक अभ्यास करते रहते थे। झील को पार करते समय हर बार वो डर मेरे ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखता था। जब कभी भी मेरे प्रशिक्षक रस्सी के ऊपर अपनी पकड़ को थोड़ी ढीली करते और मैं पानी में अंदर की तरफ जाता, तो थोड़ा सा पुराना डर वापस आ जाता था और उस डर के आते ही मेरी टांगें जमने लगती थी। ऐसा लगभग 3 महीने तक चलता रहा। तब मेरा डर थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। फिर उसने मुझे अपना चेहरा
पानी के नीचे करके बाहर की ओर सांस छोड़ना सिखाया और फिर अपनी नाक को ऊपर करके अंदर की ओर सांस लेना सिखाया। इस अभ्यास को मैं सैकड़ों बार दोहराता रहा। जब मैं पानी के नीचे अपना सिर ले जाता और जो डर मेरे ऊपर आ जाता था वो धीरे धीरे मेरे अंदर से जाने लगा। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके बाद वो मुझे झील के किनारे पकड़ कर रखता था और मुझसे पैरों से किक लगवाता था। For weeks I did just that. कई हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। At first my legs refused to work. शुरुआत में मेरे पैर काम करने से मना करते थे, but they gradually relaxed and finally I could command them. परंतु धीरे धीरे उन्हें राहत महसूस हुई और अंत में मैं अपने नियंत्रण के अनुसार अपने पैरों को चला सकता था। इस प्रकार से एक एक हिस्से को जोड़कर उसने एक तैराक बना दिया और जब हर एक हिस्से को उसने पूरी तरह से ठीक कर दिया तो उन सब को मिलाकर उसने एक पूर्ण रूप दे दिया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो, छलांग लगाओ और झील की पूरी लंबाई में तैर कर आओ, रेंगने वाले ढंग से। I did. The instructor was finished. और अब विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने वह काम किया और इंस्ट्रक्टर का प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया। But I was not finished. लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। I still wondered if I would terror stricken when I was alone in the pool. मुझे अभी भी शंका थी कि जब मैं पूल में जाऊंगा तब आतंकित हो जाऊंगा या डर जाऊंगा। I tried it. मैंने ऐसा करके देखा। I swam the length up and down. मैं ऊपर और नीचे की तरफ वाली पूरी लंबाई में तैरकर देख कर आया। Tiny vestiges of the old terror would return. पुराने समय के छोटे छोटे डर के अवशेष लौट कर आए। लेकिन अब मैं तेवर भरकर उस डर से कह सकता था, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो कर लो जो कर सको, देखो इधर। और इस तरीके से फिर मैं झील का एक और चक्कर लगाने के लिए चला जाता था। ऐसा जुलाई तक चलता रहा, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा डर निकल चुका था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नाम की झील पर गया। वहां ट्रिग्स द्वीप वाली जहाजों की मरम्मत करने वाले स्थान पर जाकर डुबकी लगाई और झील के पास टेम्प एक द्वीप तक 2 मील तक तैर कर गया। मैंने धीरे धीरे सरकने वाले, छाती के बल वाले, एक पास वाले और बैक स्ट्रोक वाले, ये सब तैरने की स्टाइल्स हैं, ये सभी मैंने अपनाई। सिर्फ एक बार ही वह डर लौट कर आया जब मैं झील के बीच में था। मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे कर लिया और वहां मुझे अथाह पानी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वो पुराना डर आंशिक रूप से वापस आया। मैं हंस दिया और कहने लगा, अरे मिस्टर डर, तुम क्या समझते हो मेरा कुछ कर सकते हो? और वो डर भाग गया और मैं तैरता चला गया। फिर भी मेरे कुछ बचे हुए संदेह थे, इसलिए जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं जल्दी से पश्चिम दिशा में गया। टाइटन के किनारे वाली कॉनरेड मीडोज में गया, ग्लेशियर वाले कॉनरेड क्रीक ट्रेल में गया और फिर वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में अपना पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में छलांग लगा दी। तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचकर वापस आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉक्टर कार्बराइन किया करते थे। मैं खुशी से चिल्ला उठा और गिलबर्ट पीक ने मेरी आवाज को अपने इको से, अपनी गूंज से उत्तर दिया। मैंने पानी से जुड़े हुए अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ था, क्योंकि केवल वही लोग जिन्होंने भयानक डर को जाना है और इस पर विजय प्राप्त की है, सिर्फ वही इसे समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के डर में डर होता है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे और उन्होंने कहा था कि केवल जिस चीज से हमें डरना होता है वह स्वयं डर ही है। क्योंकि मैंने दोनों संवेदनाओं को महसूस किया था, मरना और मरने का डर,
इस तरह जीने की इच्छा और प्रबल हो गई थी। आखिरकार मैं भयमुक्त हो गया था, पगडंडियों पर चलने से और ऊंचाइयों पर चढ़ने से अपने डर को दूर कर सका था। थैंक यू।